Hello everyone, myself Arpit Mishra and today I am going to discuss about leading edge devices, that is leading edge flap and leading edge slat. This video will be the continuation of my previous video in which I have started that high lift devices and the topic also termed as lift augmented devices. So in that video we have seen about trailing edge flaps, or I can say trailing edge devices, and now in this video lecture we will be seeing and discussing about what is leading edge flap and what is leading edge slat, how they are differ from each other and how they are differ with respect to trailing edge flaps. So let's start our video session. ओके गाइस, सो लीडिंग एज डिवाइसेस में पहले बात करते हैं हम लोग लीडिंग एज स्लैट के लिए। तो स्लैट एक्चुअली क्या है, एक स्मॉल ऑक्सिलरी एरोफॉयल है जो कि लीडिंग एज ऑफ द विंग पे लोकेट रहती है। और इस स्लैट का क्या होता है, जब हम इसे यूज़ करते हैं यानी कि हम जब इसे एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं तो ये एक स्लॉट इफेक्ट क्रिएट करता है, मतलब स्लैट और लीडिंग एज के बीच में एक गैप फॉर्म कर देता है। उस गैप में से हाई प्रेशर एयर जो कि लोअर सरफेस ऑफ द विंग पे रहती है वो अपर सरफेस पे जाने की कोशिश करती है इस गैप के थ्रू। और इससे क्या होता है, हमारा जो अपर सरफेस पे बाउंड्री लेयर है उसे रीएनर्जाइज होने की टेंडेंसी मिलती है। तो यानी कि अभी भी फ्लो हमारा कुछ हद तक लैमिनार बना रहता है और सेपरेशन पॉइंट हमारा डिले हो जाता है। इस सेपरेशन पॉइंट डिले होने से क्या होगा, आपका स्टॉलिंग पॉइंट अभी बढ़ जाएगा, यानी कि स्टॉलिंग एंगल ऑफ अटैक हमें हाई मिलता है एज कम्पेयर टू अगर हम ट्रेलिंग एज फ्लैप की बात करते हैं। तो वो भी हम अभी एंड में कंपेयर करेंगे कि स्लैट और फ्लैप में क्या डिफरेंस है और ट्रेलिंग एज फ्लैप से ये कैसे डिफरेंट है। तो यानी कि अब मैं इस पॉइंट को रीड आउट करता हूँ, जितने भी पॉइंट इस स्लाइड में मेंशन है। तो पहला पॉइंट बोलता है स्लैट आर स्मॉल ऑक्सिलरी एरोफॉयल अटैच अलोंग द लीडिंग एज ऑफ द विंग, यानी कि लीडिंग एज ऑफ द विंग पे ये लोकेट रहते हैं। सेकंड पॉइंट है व्हेन सेलेक्टेड द स्लैट it extend to form a slot between the slat and the leading edge upper surface of the wing। ठीक है, यानी कि स्लैट और लीडिंग एज के बीच में एक गैप फॉर्म हो जाता है। अब थर्ड पॉइंट, दिस अलाउ एयर टू पास थ्रू द स्लॉट फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया अंडर द विंग इनटू द लो प्रेशर एरिया अबव द विंग, thereby accelerating the flow by venture effect re-energizing the boundary layer। तो जो गैप क्रिएट हुआ इस स्लैट की वजह से, उस गैप में से हाई प्रेशर एयर अब अपर सरफेस पे जाती है और वहां पे आपका क्या होता है, जो बाउंड्री लेयर है वो री-एनर्जाइज हो जाती है और सेपरेशन पॉइंट अब डिले हो जाएगा। नाउ ये है स्लैट, आप देख सकते हैं जब इसे डिप्लॉय किया तो एक स्लॉट इफेक्ट क्रिएट हुआ। अब यहाँ से हमारा जो बॉटम सरफेस है, बॉटम सरफेस पे हाई प्रेशर एयर रहेगा, वो हाई प्रेशर एयर अब ऊपर की तरफ यानी कि लो प्रेशर रीजन में मूव करेगा। सो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे सी एल मैक्स, जब मैं स्लैट के साथ दिखा रहा हूँ तो स्लैट के साथ आप सी एल मैक्स का वैल्यू देखिए कि आपको हाई सी एल मैक्स मिल रहा है, मतलब आपको लिफ्ट कोफिशिएंट का वैल्यू हाई मिल रहा है जब आप स्लैट को यूज़ कर रहे हैं। स्लैट कहाँ लगे हुए हैं, लीडिंग एज पे। वी आर नॉट यूटिलाइजिंग दिस स्लैट एट द ट्रेलिंग एज। हम लोग लीडिंग एज डिवाइसेस की बात कर रहे हैं जो कि नोज के पास, नोज आई कैन से आपका जो एरोफॉइल का नोज है यानी कि लीडिंग एज ऑफ द विंग है वहां पे लोकेटेड है। तो स्लैट के साथ अगर आपको हाई अमाउंट ऑफ सी एल वैल्यू यानी कि लिफ्ट कोफिशिएंट की वैल्यू बढ़ रही है, उसके साथ ही आप देखिए जो स्टॉलिंग एंगल है वो भी बढ़ गया। आपको देख सकते हैं आप आराम से इस कर्व में, इजीली आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको जब आपने स्लैट यूज़ किया एरोफॉइल पे तो आपको स्टॉलिंग एंगल ऑफ अटैक बढ़ता हुआ मिला। और ये आप देखिए इसका लोकेशन, ये है स्मॉल ऑक्सिलरी एरोफॉइल जो जैसे डिप्लॉय किया, डिप्लॉय करने के बाद जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, वो ब्लू लाइन आपको इंडिकेट कर रही है कि एयर फ्लो लोअर रीजन से अपर सरफेस पे जा रहा है जो कि लो प्रेशर रीजन है अपर सरफेस। नाउ इस स्लाइड में क्या बोलता है, द री-एनर्जाइज्ड बाउंड्री लेयर ओवर द फ्रंट पार्ट ऑफ द विंग हेल्प मेंटेन a smooth flow of air over the upper surface, delaying the transition from laminar to turbulent and pushing back the separation point। as I mentioned, separation point आपका डिले हो गया यानी कि अभी भी फ्लो कुछ हद तक लैमिनार ही बन के रहा। This will substantially increase the lift coefficient and delaying the stall to a much higher angle of attack। यानी कि आपको हाई लिफ्ट कोफिशिएंट भी मिला, इसके साथ ही एंगल ऑफ अटैक जो है वो भी आपका, जो स्टॉलिंग एंगल ऑफ अटैक है वो भी अभी आपका डिले हुआ, यानी कि स्टॉल डिले हुई, मतलब अब आपका जो स्टॉलिंग एंगल ऑफ अटैक है अगर प्रीवियसली वो 15 डिग्री पे आता तो अभी वो 16 डिग्री और 17 डिग्री पे आएगा। वैल्यू पे मत जाइएगा, वैल्यू जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आप जो भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे लाइक एसी कर मोड अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो
अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं कि स्टॉलिंग एंगल ऑफ अटैक जो पहले आपको मिल रहा था उससे बेहतर ही अब आपको स्टॉलिंग एंगल ऑफ अटैक अब मिलेगा, यानी कि बढ़ा के देगा ये। नाउ व्हेन द स्लैट इज क्लोज, द स्लॉट इज क्लोज एंड द स्लैट विल फॉर्म द लीडिंग एज ऑफ द विंग। सिंपल, अगर आपने स्लैट को रिट्रैक्ट कर दिया है तो अब वो लीडिंग एज ऑफ द विंग की तरह बिहेव करेगा। जब आप उसे एक्सटेंड करते हैं तब वो एक स्लॉट क्रिएट करता है और आपका जो सेपरेशन पॉइंट है वो डिले हो जाता है। The slat is moved backward and forward by control mechanism, so can be closed for high speed flight and open for low speed। तो ये इसके लिए डिफाइन किया हुआ है कि आप जैसे भी स्लैट को यूज़ करिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड में मूव करता है कंट्रोल मैकेनिज्म के थ्रू, तो आप हाई स्पीड फ्लाइट में इसे बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं इसे लो स्पीड फ्लाइट में। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दिस इज हाउ लीडिंग ए स्लैट एंड स्लॉट इफेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ जो ये गैप दिखाया हुआ है ये आपको स्लॉट इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है एंड ये पूरा सरफेस आपका स्लैट इंडिकेट कर रहा है। नाउ आगे बढ़ते हैं फिक्स स्लॉट। अब ये स्लॉट में भी क्या है, आपका फिक्स भी हो सकता है और मूवेबल भी हो सकता है। तो फिक्स स्लॉट मतलब ऑलरेडी विंग में जो अब आपने आगे जो स्लैट लगाया है वहाँ पे एक गैप प्रोवाइड करके रखा है जो कि फिक्स है। तो फिक्स स्लॉट डायरेक्ट एयर फ्लो टू द अपर विंग सरफेस एंड डिले एयर फ्लो सेपरेशन एट हाई एंगल ऑफ अटैक। The slot does not increases the wing camber but allow a higher maximum CL because the stall is delayed until the wing reaches greater angle of attack। सो सी यहाँ पे फिक्स स्लॉट है तो ऑब्वियसली ये आपको कोई विंग कैम्बर बढ़ा के नहीं दे रहा, बट आपको हाई CL मैक्स की वैल्यू मतलब CL यानी कि लिफ्ट कोफिशिएंट की वैल्यू आपको हाई देगा और स्टॉल को डिले कर देगा। मतलब अगेन जो स्लॉट इफेक्ट है वो आपको जो स्टॉलिंग एंगल है वो बढ़ा के देगा। सिमिलरली मूवेबल स्लैट जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि अगर इसमें आपको स्लॉट आप चेंज कर सकते हैं जैसे कि आप स्लैट में कर रहे हैं, जिसमें मैंने लीडिंग स्लैट का आपको अभी थ्योरी बताया उसी के हिसाब से मूवेबल स्लैट उसी कैटेगरी में आ गए। तो ओपनिंग अ स्लैट अलाउ द एयर बिलो द विंग टू फ्लो ओवर द अपर सरफेस लेइंग द एयर फ्लो सेपरेशन। अगेन द स्लैट का मेजर इफेक्ट क्या है, आपका सेपरेशन पॉइंट को डिले कर देना। नाउ हम बात करते हैं अब लीडिंग एज फ्लैप। तो लीडिंग एज फ्लैप में हम दो चीज़ों की बात करेंगे, एक ड्रूप स्नूट फ्लैप और दूसरा बात करेंगे क्रूगर फ्लैप का। क्रूगर फ्लैप जो कि बोइंग के 737 एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल्ड है। अब बात करते हैं लीडिंग एज फ्लैप में क्या क्या पॉइंट है। तो एक डिफरेंस देखते हैं हम लोग लीडिंग एज फ्लैप और लीडिंग एज स्लैट में। देखिए फ्लैप क्या है आपका, आप जब ये फ्लैप आपका डिप्लॉय होगा तो फ्लैप के डिप्लॉय पे आपको कोई भी स्लॉट इफेक्ट नहीं मिलेगा। वेयर एज जब आप स्लैट को डिप्लॉय करते हैं तो आपको एक स्लॉट इफेक्ट मिलता है, मतलब एक गैप क्रिएट होता है। तो ये हो गया बेसिक और मेजर डिफरेंस इन लीडिंग एज फ्लैप और लीडिंग एज स्लैट में। तो अब लीडिंग एज फ्लैप में अगर कोई स्लॉट इफेक्ट नहीं आ रहा है तो सिंपल सी बात है ये आपको ड्रैग तो हाई देगा ही देगा, ठीक है, एज कंपेयर टू स्लैट। स्लैट आपको रीएनर्जाइज करके दे रहा है बाउंड्री लेयर को, मतलब फ्लो को कुछ हद तक अभी भी ये लैमिनार बना के रखता है, सेपरेशन पॉइंट को डिले कर देता है जो स्लैट का काम है। तो स्लॉट इफेक्ट से आपको फायदा मिल रहा था, आपका जो स्टॉल है मतलब जो स्टॉलिंग एंगल ऑफ अटैक है वो बढ़ रहा था। वेरेज आपका लीडिंग एज फ्लैप के केस में ये फंडा काम नहीं करता। तो हम लोग प्रेजेंट डे में जितने भी एयरबस के एयरक्राफ्ट है वहाँ पे लीडिंग एज फ्लैप का इस्तेमाल ना करके हम लोग स्लैट को यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग इसके पॉइंट्स देखते हैं। तो दिस टाइप ऑफ लीडिंग एज डिवाइस इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन कंजक्शन विद द टी फ्लैप एंड कैन रिड्यूस नोज डाउन पिचिंग मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रेलिंग एज फ्लैप। तो ये पॉइंट का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि ट्रेलिंग एज फ्लैप जब आप डिप्लॉय करते हैं तो वहाँ पे कैम्बर इफेक्ट क्रिएट होता है। कैम्बर इफेक्ट क्रिएट होने की वजह से आपका लिफ्ट फोर्स जनरेट मतलब हाई अमाउंट ऑफ लिफ्ट मिलता है। तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका ट्रेलिंग एज जो ट्रेलिंग एज है ऑफ द विंग वहाँ पे एक हाई पीक बना के रखता है। हाई पीक बनाने की वजह से अगर सीजी से मैं देखूँ तो मुझे नोज डाउन पिचिंग मूवमेंट क्रिएट करके देता है ट्रेलिंग एज फ्लैप। तो ट्रेलिंग एज फ्लैप जितने भी थे वो मुझे नोज डाउन पिचिंग मूवमेंट दे रहे थे, वेयर एज अब लीडिंग एज फ्लैप जो हैं वो मुझे नोज अप पिचिंग मूवमेंट देंगे। तो एक तरीके से आप देखिए दोनों एक दूसरे को काउंटरैक्ट करते हैं, इसीलिए हम लोग लीडिंग एज डिवाइसेस को लीडिंग एज ट्रेलिंग एज डिवाइसेस के साथ ही यूज़ करते हैं। मतलब जैसे जैसे हम लोग ट्रेलिंग एज फ्लैप्स की सेटिंग को चेंज करते जाएंगे, एंगल को चेंज करते जाएंगे, इनका यानी कि लीडिंग एज डिवाइसेस का भी डिप्लॉयमेंट उनके रेस्पेक्ट में होता जाएगा और ये मूवमेंट बैलेंस हो जाएगा। सो नाउ आई कैन से लीडिंग एज फ्लैप जो है मेरे को नोज अप पिचिंग मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे। सो नाउ सेकंड पॉइंट बोलता है विद द ट्रेलिंग एज फ्लैप अ स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ लीडिंग एज फ्लैप increases lift to much greater extent than drag।
मतलब मुझे ट्रेलिंग एज फ्लैप के साथ अगर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ लीडिंग एज फ्लैप, लीडिंग एज फ्लैप का थोड़ा भी इंक्रीमेंट मैंने किया, मतलब मिला मुझे, तो यहाँ पे क्या होगा, लिफ्ट मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई मिलेगी एज कम्पेयर टू ड्रैग। एज ग्रेटर अमाउंट ऑफ फ्लैप आर एक्सटेंडेड, ड्रैग इंक्रीजेस एट द ग्रेटर रेट देन लिफ्ट। जैसे जैसे आप इन लीडिंग एज फ्लैप का सेटिंग यानी कि लीडिंग एज फ्लैप को और डिप्लॉय करते जाएंगे, एक्सटेंड करते जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, जो ड्रैग है वो ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू आपका लिफ्ट। तो हम क्या कंट्रोल कर रहे हैं, ट्रेलिंग एज फ्लैप को कंट्रोल कर रहे हैं। ट्रेलिंग एज फ्लैप को जैसे जैसे हम कंट्रोल कर रहे हैं उसी हिसाब से हमारा लीडिंग एज फ्लैप भी कंट्रोल होता जा रहा है। Leading edge flap, like slat, are used to improve the lifting capability of the wing at lower speed, but unlike slat, they do not create slot when they are lowered. तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, एक डिफरेंस है जो ये इंपॉर्टेंट है कि ये कोई स्लॉट प्रोवाइड नहीं करते। द इफेक्ट ऑफ डिप्लॉइंग अ लीडिंग एज फ्लैप इंक्रीजेज द स्टॉलिंग एंगल ऑफ अटैक by changing the effective chord line against the relative airflow that increases the camber of the wing and its lift coefficient, generating more lift over the front part of the wing, allowing the aircraft to pitch more nose up before it stall। तो आपने देखा लीडिंग एज फ्लैप आपको नोज अप पिचिंग मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट का मतलब है, जब आप लीडिंग एज फ्लैप को डिप्लॉय करते हो तो आपका स्टॉलिंग एंगल ऑफ अटैक बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपका इफेक्टिव कॉर्ड लाइन, मैंने आपको ट्रेलिंग एज में फ्लैप का भी जब मैं वीडियो बनाया था, जब उसमें भी मैंने आपको मेंशन किया है कि जो कॉर्ड लाइन है वो चेंज हो जाती है जब आप डिप्लॉय करते हैं एक पर्टिकुलर सरफेस को। तो यहाँ पे भी कॉर्ड लाइन चेंज होगी क्योंकि आप कैमर भी चेंज कर रहे हैं। जैसे कैमर चेंज हो जाएगा तो इसी तरीके से आपको हाई लिफ्ट भी मिलेगी। कहाँ पे? फ्रंट पार्ट पे, क्योंकि हम लीडिंग एज फ्लैप के डिप्लॉय की बात करें, इस वजह से हमें नोज अप पिचिंग मूवमेंट मिलेगा लीडिंग एज फ्लैप की मदद से। सो नोट में मैंने लिखा है, पोजीशन ऑफ लीडिंग एज डिवाइसेस आर डिटरमाइंड बाय सिलेक्टिंग ट्रेलिंग एज फ्लैप पोजीशन। लीडिंग एज डिवाइसेस है, इनका जो मैं पोजीशन डिफाइन करूंगा वो मैं डिफाइन करूंगा ट्रेलिंग एज फ्लैप की पोजीशन से। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग ड्रूप लीडिंग एज डिवाइसेस, यानी कि मैं अब बात कर रहा हूँ ड्रूप स्नोट लीडिंग एज फ्लैप की। तो ड्रूप, ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि लीडिंग एज का इसका डिप्लॉयमेंट कैसा है, एक्सटेंड और रिट्रैक्टेड पोजीशन है। तो ड्रूप लीडिंग एज फ्लैप नॉर्मली कवर द कंप्लीट स्पैन ऑफ leading edge and are lower to increase the camber when the aircraft is approaching its stalling angle. At high speed the flap is retracted to give the required profile for high speed wing। तो ड्रूप लीडिंग एज मतलब इससे आपको सिर्फ एक ही इफेक्ट मिलता है, द इफेक्ट इज कैम्बर। ये क्या करेगा, सिर्फ कैमर चेंज करेगा, कैमर चेंज करेगा और कॉर्ड लाइन का भी आप चेंज हो जाएगा, मतलब कॉर्ड लाइन भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कैमर इफेक्ट की वजह से जितना भी लिफ्ट मिल सकता है वो आपको मिल जाएगा, और एनी हाउ आपको ये भी स्टॉलिंग एंगल जो है वो बढ़ा के देगा। देन बात करते हैं क्रूगर फ्लैप, जो कि बोइंग के 737 एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाता है। क्रूगर फ्लैप, क्रूगर फ्लैप में आप देखिए इसका जो डिप्लॉयमेंट है एक डिफरेंट तरीके से है। मतलब ये अगर आप ड्रूप स्मूथ से कंपेयर करते हैं तो ड्रूप स्मूथ में आपने देखा उस डायग्राम के अंदर कि जो फ्रंट सरफेस है वो पूरा नीचे डिप्लॉय हो रहा है, बट यहाँ पे क्रूगर फ्लैप में आप देखिए जो एक सरफेस है वो फ्रंट में आके खड़ा हो गया है सामने से। तो आप क्रूगर फ्लैप का जो मतलब अरेंजमेंट है, ज्योमेट्री है, ये टोटली डिफरेंट है फ्रॉम ड्रूप स्नोट और लीडिंग एज या ट्रेलिंग एज के डिवाइसेस से, इसका ज्योमेट्री फर्क है। अब क्रूगर फ्लैप की एक और खासियत, ये सिर्फ लैंडिंग के दौरान यूज़ किया जाता है, ये टेक ऑफ के दौरान नहीं यूज़ किया जाता। तो ये एक डिसएडवांटेज भी है क्रूगर फ्लैप की, क्योंकि मैं इसको सिर्फ सिंगल फेस यानी कि लैंडिंग के दौरान भी प्रेफर कर सकता हूँ, मैं टेक ऑफ के दौरान या अदर रिक्वायरमेंट के दौरान मैं यूज़ नहीं कर सकता इसको। तो इसको नाउ डेज एयरबस में और भी अदर एयरक्राफ्ट में अब लीडिंग एज डिवाइसेस को नहीं यूज़ किया जाता, जनरली लीडिंग एज स्लैट यूज़ किया जाता है, लीडिंग एज फ्लैप का यूज़ अवॉइड किया जा रहा है अब। नाउ Kruger flap are similar to droop leading edge in that when they are lowered, they change the camber over the section of the wing and provide maximum lift. It produces nose up pitching movement. अगेन ये क्योंकि लीडिंग एज डिवाइस है तो ये आपको नोज अप पिचिंग मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, लीडिंग एज फ्लैप आपको नोज अप पिचिंग मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये देखिए क्रूगर फ्लैप के और भी पॉइंट्स मैंने मेंशन किए, तो आपको ये याद रखना है क्रूगर फ्लैप जो है लैंडिंग फेज में ही यूज़ किया जाता है, यानी कि अगर मैं इसे टेक ऑफ के दौरान तो मैं इसे यूज़ ही नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं मुझे स्लैट मुझे हेल्पफुल रहते हैं। और मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, रैम एयर टर्बाइन।
रैम या टरबाइन जो है आपको हाइड्रोलिक पावर और आपको इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड करता है, वो बैकअप सिस्टम की तरह काम करता है। जब एयरक्राफ्ट में सारे सोर्सेस ऑफ पावर सोर्सेस खत्म हो रहे हैं तो रैम या टरबाइन एकदम इमरजेंसी और लास्ट सोर्स होता है जो हम प्रेफर करते हैं। एयरबस के एयरक्राफ्ट पे ये मौजूद है और 777 में भी ये मौजूद है। तो एयरबस का तो मैं गारंटी लेता हूँ, 777 का मुझे भी पूरा कंफर्मेशन नहीं है तो एयरबस में बोल देता हूँ। तो एयरबस के में क्या होता है, ये रैम या टरबाइन प्रोवाइड। तो रैम या टरबाइन उस वक्त पे आपके जो लीडिंग एज फ्लैप है या ट्रेलिंग एज फ्लैप है उनको पावर नहीं देता, बट ये स्लैट्स को पावर देता है रैम या टरबाइन। तो आप सोचिए कि स्लैट कितने इंपॉर्टेंट और यूज़फुल हैं। और ये भी चीज़ डिपेंड करती है आपके मैन्युफैक्चरर पे कि वो किस हिसाब से एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन कर रहा है। सो नाउ यहाँ पे क्रूगर फ्लैप के अब हम आगे और पॉइंट्स देखते हैं। तो ये देखिए, ये क्रूगर फ्लैप का एक और डायग्राम। तो इसमें दो ही पोजीशन है क्रूगर फ्लैप की, या तो ये इन होगा या ये आउट होगा, यानी कि इसका कोई इंटरमीडिएट पोजीशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए क्रूगर फ्लैप, आप रेड, पहले ऊपर ये वाला जो कर्व है इस पे ऊपर फोकस करिए। इसमें देखिए जो रेड कलर से आपको डॉटेड लाइन दिख रही है वो आपको कॉर्ड लाइन दिखा रही है। तो देखिए कॉर्ड लाइन चेंज हो चुकी है, ठीक है। कॉर्ड लाइन हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया इनके डिप्लॉयमेंट के बाद, ठीक है। इसके बाद अब ये कॉर्ड लाइन चेंज हो गई तो ऑब्वियसली कैम्बर भी चेंज हुआ है। कैम्बर चेंज हुआ है तो आपको हाई अमाउंट ऑफ लिफ्ट मिल जाएगा। तो आप देखिए क्रूगर फ्लैप के, अब इस कर्व पे फोकस करेंगे तो आप देख सकते हैं मुझे क्रूगर फ्लैप के साथ हाई CLmax मिला कंपेयर टू द नॉर्मल फ्लैप। इसके साथ ही आप देखिए जो एंगल ऑफ अटैक है, यानी कौन सा स्टॉलिंग एंगल ऑफ अटैक है, स्टॉलिंग एंगल ऑफ अटैक का वैल्यू अभी हाई हो गया। तो लीडिंग एज फ्लैप अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे स्टॉलिंग एंगल ऑफ अटैक बढ़ा के दे रहे हैं। Now, unlike leading edge flap, Kruger flap do not normally extend the length of the leading edge but are fitted in certain section. ये एक certain, जैसे मैंने ज्योमेट्री आपको दिखा दी, a portion of the lower wing is rotated out in front of the main leading edge. Now when retracted, a Kruger flap form a part of underwing surface. जब आप रिट्रैक्ट कर देते हो तो ये विंग का सरफेस की तरह बिहेव करता है। They are either in or out, no intermediate angle like trailing edge flap. ट्रेलिंग एज फ्लैप में जितने नंबर ऑफ एंगल्स हैं, जीरो, मैंने आपको कल वैल्यूज दिखाए थे ट्रेलिंग एज फ्लैप के अंदर, तो 0, 10, 15, 25, 30, 40, तो ऐसे आपका जो लीडिंग एज यानी कि क्रूगर फ्लैप है इसमें कोई भी एंगल्स नहीं है, या तो ये इधर इन होगा या इधर आउट होगा। ये था क्रूगर फ्लैप के बारे में। अब आप इस जो ग्राफ है इस ग्राफ में देखिए, ये आपको इंडिकेट कर रहा है ट्रेलिंग एज फ्लैप, ठीक है। ये आपको इंडिकेट कर रहा है लीडिंग एज फ्लैप, और ये मेरे को नो फ्लैप के बारे में बता रहा है। तो आप देखिए ट्रेलिंग एज फ्लैप के केस में आपका जो स्टॉलिंग एंगल है वो कम है, ठीक है। फिर आप लीडिंग एज फ्लैप को देखिए, सबसे ज़्यादा आपको स्टॉलिंग एंगल ऑफ अटैक मिल रहा है। बट आप लिफ्ट कोफिशिएंट की अगर कंपैरिजन करेंगे तो आपको लिफ्ट कोफिशिएंट का वैल्यू ट्रेलिंग एज फ्लैप आपको ज़्यादा देंगे एज कम्पेयर टू लीडिंग एज फ्लैप। सो इज इट वेरी क्लियर कि मैं कह सकता हूँ कि जहाँ पे मेरे को ट्रेलिंग एज फ्लैप हाई लिफ्ट कोफिशिएंट का वैल्यू दे रहे हैं उनका डिप्लॉयमेंट मुझे स्टॉलिंग एंगल ऑफ अटैक को मिनिमाइज कर रहा है, मतलब रिड्यूस कर रहा है। वेयर एज लीडिंग एज फ्लैप में देखेंगे हम तो स्टॉलिंग एंगल ऑफ अटैक मेरा बढ़ जाता है, मतलब मेरा एयरक्राफ्ट अभी भी अच्छे खासे एंगल ऑफ अटैक पे काम कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, और CLmax का वैल्यू एज कम्पेयर टू TE फ्लैप थोड़ा सा कम रहेगा। बट एनी हाउ जितना अमाउंट ऑफ लिफ्ट हमें जनरेट करना होता है एक्स्ट्रा उतना हमें ये दे देते हैं। बट ये कंपैरिजन की बात आई तो आपको लीडिंग एज फ्लैप का स्टॉलिंग एंगल ऑफ अटैक हाई रहेगा एज कम्पेयर टू ट्रेलिंग एज डिवाइसेस और ट्रेलिंग एज फ्लैप से। नाउ ये 737 का डायग्राम है, आप देख सकते हैं इसमें 737 के एयरक्राफ्ट पे लीडिंग एज स्लैट, ओके, यानी कि 4 लीडिंग एज स्लैट है एक विंग पे, तो 4 और 4 8 हो गए टोटल लीडिंग एज स्लैट, ठीक है। फिर लीडिंग एज फ्लैप यानी कि क्रूगर फ्लैप लगा हुआ है 737 पे, तो आप देखिए इन बोर्ड ऑफ द एयरक्राफ्ट, इन बोर्ड ऑफ द विंग, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंजन के पास में यहाँ पे लगा हुआ है लीडिंग एज फ्लैप, ये क्रूगर फ्लैप है। फिर स्पॉयलर्स दिखाए हुए हैं। उसके बाद इस स्पॉयलर्स में मैं आपको बताऊँ, ग्राउंड स्पॉयलर और फ्लाइट स्पॉयलर दो तरीके के होते हैं। अपने 737 के ऊपर जो स्पॉयलर है वो 6 एक विंग पे और 6 दूसरे विंग पे, यानी कि टोटल 12 अपने पास स्पॉयलर्स लगे हुए हैं। फिर फ्लैप्स देखिए आप, ट्रेलिंग एज फ्लैप इसमें लोकेटेड है, और एलरॉन वगैरह जो प्राइमरी कंट्रोल सर्फेस है वो भी इस डायग्राम में दिखाई हुई हैं। इस तरीके से मतलब आपका जो बोइंग 737 का एयरक्राफ्ट है उसमें अरेंजमेंट रहेगा।
और एक चीज़ बोइंग 777 में भी आपका क्रूगर फ्लैप नहीं है, ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं, ये जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस के लिए 737 के मैनुअल के ये पॉइंट्स हैं, अपन एक बार इनको सिर्फ रीडिंग दे देते हैं। तो फ्लैप एंड स्लैट आर हाई लिफ्ट डिवाइसेस दैट इंक्रीजेस विंग लिफ्ट एंड डिक्रीज स्टॉल स्पीड ड्यूरिंग टेक ऑफ, लो स्पीड मैन्यूरिंग एंड लैंडिंग। तो मैं बेसिकली बोल सकता हूँ टेक ऑफ और लैंडिंग में ही फ्लैप और स्लैट का जनरली इस्तेमाल किया जा रहा है, और इनका क्या काम है, आपको लिफ्ट अच्छी खासी बढ़ा के देना। और एक चीज़, आप जो ये हाई लिफ्ट डिवाइसेस हैं या ये ऑक्सीलरी डिवाइस है, ये आप इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि मैं लैंडिंग और टेक ऑफ के समय इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं ये भी कह सकता हूँ जो मेरा रनवे है ना, उसकी डिस्टेंस भी मैं रिड्यूस करने की कोशिश करता हूँ इनका इस्तेमाल करके। ये क्या करते हैं, जो रनवे का लेंथ है वो भी मेरे को कम करवा देते हैं। मतलब मैं अगर टेक ऑफ रोल ले रहा हूँ, तो अगर मैं फ्लैप का डिप्लॉय करके मैं टेक ऑफ रोल लेता हूँ, तो मेरे को जो रनवे लगेगा वो कम लगेगा, मैं कम डिस्टेंस को ट्रैवल करके अपना टेक ऑफ कर लूँगा। सिमिलरली इन केस ऑफ लैंडिंग, लैंडिंग के दौरान वे भी अगर ये लैंडिंग रन जो है मेरा, वो मेरा ये रिड्यूस कर सकते हैं फ्लैप और स्लैट। नाउ सेकंड पॉइंट बोलता है टी फ्लैप पोजीशन 1 से 15 प्रोवाइड इंक्रीज लिफ्ट, पोजीशन 15 to 40 प्रोवाइड इंक्रीज लिफ्ट एंड ड्रैग। तो फ्लैप 15, 30, 40 आर नॉर्मल लैंडिंग फ्लैप पोजीशन, ऐसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है। तो ये मैनुअल का पॉइंट है, तो आप इसे याद रख सकते हैं कि 1 से 15 तक हम लोग टेक ऑफ के टाइम पे प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन 15 के बियॉन्ड ये बोइंग 737 के पॉइंट है, तो आई कैन से ये आपका एयरबस पे भी एप्लीकेबल होंगे थोड़े से। आप देख सकते हैं उसमें कुछ डिफरेंट हो सकता है, मतलब डिफरेंट एयरक्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशन विल हैव डिफरेंट फ्लैप सेटिंग्स, बट हाँ इनसे ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। बट आप इतना समझ सकते हैं कि 30-40 यानी कि हाई जो फ्लैप एंगल है वो हमारा लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्लैप 15 इज नॉर्मली लिमिटेड टू एयरपोर्ट वेयर अप्रोच क्लाइंब परफॉर्मेंस इज अ फैक्टर व्हेन फ्लैप लीवर। अब ये नेक्स्ट पॉइंट जो बोलता है फ्लैप लीवर इन द अप पोजीशन, मतलब ये जो मैंने पॉइंट डाला ये सिर्फ आप ओवरव्यू लीजिए इस पॉइंट का। मतलब ये डिफरेंट फ्लैप सेटिंग दी हुई है किसकी, ट्रेलिंग एज फ्लैप की। अब मैं जब ट्रेलिंग एज फ्लैप को जैसा भी इनमें से कोई भी एंगल पे सेट कर रहा हूँ, उसके हिसाब से ये तो मैंने कमांडेड पोजीशन हो गई, मतलब पायलट ने करा कि 15 पे डाल दिया तो 15 पे चला गया, कमांडेड पोजीशन हो गई। लेकिन लीडिंग एज कैसे जा रहा है, लीडिंग एज जा रहा है फ्लैप एक्सटेंड टू द फुल एक्सटेंडेड पोजीशन, यानी कि जो क्रूगर फ्लैप है वो तो पूरा एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन स्लैट जो है वो एक्सटेंड पोजीशन पे जाएगा। मतलब एक मतलब एक्सटेंड पोजीशन मतलब ये फुल्ली एक्सटेंड नहीं हुआ है, ये अभी बीच में है, ठीक है। मतलब 3 पोजीशन में, एक तो फुल्ली एक्सटेंड हो गई, एक रिट्रैक्टेड हो गई, और जो मिड मिड वाली पोजीशन है ये उस पर रह गया। ऐसी अगर मैं 25 से बियॉन्ड गया, यहाँ पे मेंशन नहीं है, 25 से बियॉन्ड गया यानी कि मैं 30 और 40 गया, तो स्लैट जो है वो फुल्ली एक्सटेंड हो जाएंगे। लेकिन क्रूगर फ्लैप का मैंने आपको बताया 2 ही पोजीशन इन और आउट, वो आउट है मतलब फुल्ली एक्सटेंडेड पोजीशन पे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर रखना है कि कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा कि लीडिंग एज डिवाइसेस कैसे डिप्लॉय हो रहे हैं, ठीक है। नाउ रनवे लेंथ एंड कंडीशन मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन सिलेक्टिंग अ लैंडिंग फ्लैप पोजीशन। तो ऑब्वियसली मैंने आपको अभी बता दिया कि ये जो है हमारा जो लेंथ है और रनवे का या डिस्टेंस जो कवर करना है उसमें भी हेल्प करते हैं उसे रिड्यूस करने के लिए। नाउ टू प्रिवेंट एक्सेसिव स्ट्रक्चर लोड फ्रॉम इंक्रीज मैक एट हायर एल्टीट्यूड, फ्लैप एक्सटेंशन अबव 20,000 फीट शुड नॉट बी अटेम्प्टेड। ये सिर्फ 737 पे एप्लीकेबल है, तो आई डोंट वांट यू टू कि इस पे ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, बट हाँ फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस मच फ्रॉम माई साइड इन द टॉपिक नेम्ड एज आपका हाई लिफ्ट डिवाइसेस और लिफ्ट ऑगमेंटेड डिवाइसेस। उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वापस से कुछ डाउट आते हैं तो आप इसमें शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए, मैं उसमें अपना बेस्ट ट्राई करूँगा आपको आंसर देने के लिए। तो जो प्रीवियसली मेरे को कुछ क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में आए थे तो उनका आंसर आई होप आप लोग अगर वापस से वीडियो देखेंगे तो आपको वो आंसर्स मिल गए होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मुझसे पूछा गया था उसमें कि लीडिंग एज स्लैट और फ्लैप का जो मोस्टली एयरक्राफ्ट में अब हम लोगों ने लीडिंग एज फ्लैप नहीं यूज़ करा, तो उसका आंसर मैंने यही दिया है आपको कि स्लैट का जो इस्तेमाल है वो हमें ज़्यादा बेनिफिशियल है कि हम अपने हिसाब से हर फेज़ में उसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे लैंडिंग हो या टेक ऑफ हो या क्रूजिंग हो। अगर हमें उसे यूज़ करना है तो वी कैन यूज़ दैम, बट हम जो फ्लैप है यानी कि लीडिंग एज फ्लैप है वो हमारा जनरली क्रूगर फ्लैप हमारा लैंडिंग के दौरान ही प्रेफर किया जाता है, टेक ऑफ के दौरान वी कैन नॉट टेक हेल्प फ्रॉम दैट पर्टिकुलर। तो आई कैन से दैट विल बी द बेस्ट आंसर फ्रॉम माई साइड। ओके गाइज, सो बाय, टेक केयर, एंड मेरा अगला वीडियो जल्दी आएगा, तो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।